हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। पिछले क्रैश कोर्स में हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स, और अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने पहले इस चैप्टर को लिया क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी इस चैप्टर के लिए, तो पहले इस चैप्टर का क्रैश कोर्स देखते हैं। तो चलिए, केमिकल रिएक्शंस को अगर हम डायरेक्शन के आधार पर डिवाइड करें तो केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की हो सकती हैं। एक होती हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरी हो सकती है रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होती है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होती हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल डायरेक्शन। अगर हम इसे शो करते हैं तो इसे ऐसे एक सिंगल एरो के द्वारा शो करा जाता है, मतलब ए जो है एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। इस तरीके के रिएक्शंस में रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं क्योंकि जब भी पहले शुरुआत में ए बी में चेंज होगा, धीमे धीमे करके इसका स्पीड बढ़ती जाएगी और लास्ट में अल्टीमेटली ए कम्प्लीटली बी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन नहीं होती है। ओके, इस तरीके की रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। दूसरी तरह की रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि इस चैप्टर का बेसिक है। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जो कि दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसलिए इन रिएक्शंस को अगर हम शो करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से बाई डायरेक्शनल एरो के द्वारा शो करा जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, शुरुआत में जब हम रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट बी में चेंज होता है। रिएक्टेंट एक दिशा में एक डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है और ए जो है प्रोडक्ट बी बनाने लगता है। कुछ समय के पश्चात आफ्टर टाइम टी क्या होता है, बी की कुछ कंसंट्रेशन बन चुकी होती है तो अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलने लगती है, तो बी जो है वो रिएक्टेंट ए को बनाने लगता है। ओके, आफ्टर ए सर्टेन टाइम, कुछ समय के पश्चात एक ऐसी कंडीशन आती है कि ए के बी में बदलने का रेट और बी के ए में बदलने का रेट बराबर हो जाता है। यानी कि अगर इसे हम कहें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और इसे कहें हम आर बी को बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, तो एक निश्चित समय के पश्चात आर एफ इज इक्वल टू आर बी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट, यानी ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी अटेन होता है तो आर एफ जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? आर बी के, यानी कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं। एक तो जो ए और बी हैं, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रहती हैं। और जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा होता है? डायनेमिक होता है। हमें क्या लगता है कि कंडीशन चेंज हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है, रिएक्शन हो नहीं रही है, रिएक्शन बंद हो गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कुछ समय के पश्चात इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, दोनों ही रिएक्शंस बराबर गति से हो रही होती हैं। ए बी में चेंज हो रहा होता है और बी ए में चेंज हो रहा होता है, इसलिए जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई द कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ उस टाइम को कम कर सकता है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी etc, इन सब पर इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम के समय इन सब में कोई भी चेंज नहीं आता, ये किसी भी तरीके का चेंज शो नहीं करती हैं। ओके, अभी हम इसे समझेंगे ग्राफ की मदद से। मान लीजिए कभी कभी आपको ग्राफ दिया होता है, ये देखिए, अगर आपको दिया है कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस ग्राफ दिया है, तो रिएक्टेंट का क्या होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है और कुछ समय बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। अभी हम प्रोडक्ट को लेते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में क्या थी? कम थी, लेकिन धीमे धीमे करके ये कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और कुछ समय पश्चात ये कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये जो कंडीशन है जहाँ पर ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट। यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। ज़रूरी नहीं है ये इक्विलिब्रियम कुछ इसी तरीके से शो होगा। अगर हम एक और ग्राफ देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरीके से कांस्टेंट हो रही है और जो ये प्रोडक्ट बना है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो रही है। ओके, ये कंसंट्रेशन है
और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। ओके, तो कुछ समय के पश्चात दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और इस टाइम को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके, एक और ग्राफ अगर हम देख सकते हैं, अगर हम देखते हैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, यहाँ पर हमने लिया रेट और यहाँ पर लिया हमने टाइम, और इसके बीच में हम ग्राफ देखते हैं तो किस तरीके का ग्राफ मिल सकता है। देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ये रेट है, जो रिएक्टेंट का रेट है और जो प्रोडक्ट का रेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर दोनों एक हो जाती है। मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेट। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं जिनके द्वारा आप इक्विलिब्रियम की स्टेट को देख सकते हैं। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव मासेस एक्चुअली में होते क्या हैं। क्या होता है एक्टिव मास, देखिए एक्टिव मास को एक ब्रैकेट में शो करा जाता है और एक्चुअली में ये कुछ नहीं होता है। अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, उसको हम शो कर रहे हैं। अगर हमने कंसंट्रेशन ली है तो उसको हमें किस में शो करना है, मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर में जो कंसंट्रेशन शो करी जाती है इसे हम इसका क्या कहते हैं, एक्टिव मास। और अगर हम गैसेस ले रहे हैं तो गैसेस के केस में प्रेशर होता है, तो प्रेशर को हम किस में शो करते हैं, एटमॉस्फेयर में शो करते हैं। तो इसको हम एक्चुअली में एक ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए है, इसकी कंसंट्रेशन हमें शो करनी है मोल्स पर लीटर में, तो हमें इसे इस तरीके से लिखना है। ये क्या हो गया, ए की कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, इसे हम इसका क्या कहेंगे, एक्टिव मास। ओके, क्लियर है। तो चलिए अब समझते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन, समझिए आपको कोई रिएक्शन दी है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखिए। मान लीजिए ये है हमारे रिएक्टेंट्स, ए मोल्स हैं किसके, ए के, और बी मोल्स हैं बी के। ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सी मोल्स बना रहे हैं सी के, प्लस डी मोल्स बना रहे हैं डी के। ओके, यहाँ पर ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं जो इनके साथ एडेड हैं, इनके इतने नंबर ऑफ मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब भी हम इस तरीके की रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें जो रेट होता है, मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके एक्टिव मासेस के। एक्टिव मासेस पहले आप लिखिए, और इसको किस पे, इसके ऊपर जो पावर लगाएंगे वो किसकी होगी, इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिया हुआ है। ये वैल्यूज़, इनकी पावर आप यहाँ पर लगा दीजिए, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लेंगे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर आप एक्टिव मासेस लीजिए प्रोडक्ट के, और इनके ऊपर क्या लगाइए, पावर लगा दीजिए इनकी स्टोइचियोमेट्रिक टर्म्स की, इसके। अब जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर लगाइए आप एक कांस्टेंट, ये क्या हो गया, के ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर आप कांस्टेंट लगाइए तो ये क्या हो गया, के ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, और इसे क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। क्लियर है। अब देखिए जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, मैंने क्या कहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी कि आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ओके, तो ये दोनों थिंग्स जो है, दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर के एफ ए बी बी इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, राइट। अभी आप इसको इस साइड ले जाइए तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो ये के एफ अपॉन के बी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम दूसरा कांस्टेंट कहते हैं। इसे कंप्लीट रिएक्शन के लिए जो है
रेट कांस्टेंट कहते हैं। ओके, ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। के को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ध्यान रखिए ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि आपको कई तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें आपको अलग अलग वैल्यू आपसे कहा जाएगा, इस पर आपको वैल्यू बताइए, अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये थी, अब बताइए। टेम्परेचर सेम है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो बात आपको क्लियर है, K इज इक्वल टू KF/KB और इसकी वैल्यू ये होगी, ये आपको याद रखना है। अभी इसके फॉर्म्स देखिए, K जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है KC और एक हो सकता है KP। ओके, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। ओके, अभी KC आपने देख लिया, KC क्या होता है, सेम ये, इसे हम कहेंगे KC। KC इज इक्वल टू, जब भी हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं, ये जो एक्टिव मासेस हैं अगर ये हमने लिए हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे KC। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहेंगे KC। ओके, लेकिन अगर यही हम प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं, मान लीजिए हमने प्रेशर के टर्म्स में लिया, तो ये हो जाएगा KP। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, इसकी प्रेशर में कंसंट्रेशन लेंगे, प्रेशर में। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, प्रेशर ऑफ D to the power D and here pressure of A to power A, this will be capital D. Okay, and here pressure of B to the power B. Okay, क्लियर है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है KP और KC के बीच में रिलेशनशिप, तो पहले हम लोग उसे देखते हैं। अभी देखिए रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, मैं आपको पूरा डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसको जानना है। इसका जो फॉर्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है, KP इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा NG। यहाँ पर डेल्टा NG क्या है, ये तो आपको पता है। KP क्या है, प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और KC कंसंट्रेशन टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। R हमें पता है गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। डेल्टा NG क्या है, नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंज हो रहा है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट ओनली, हमें ये ध्यान देना है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे हैं वो सिर्फ गैसियस स्टेट के होने चाहिए, इन गैसियस स्टेट। ओके, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट शुड ऑल्सो बी इन गैसियस स्टेट, ये भी सिर्फ गैसियस स्टेट में होने चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा N कहते हैं, इसे डेल्टा NG यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में जो दिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी आप गिन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं करना है। याद रखना है कि जो भी गैसियस स्टेट में है ओनली उनको आपको माइनस करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी चीज़, R की वैल्यू आपको यहाँ पर जो रखनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, इसलिए आपको इसकी वैल्यू 0.0821 रखनी है, ठीक है। या फिर इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। 1/12 आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, निकल आएगा, ठीक है। अभी देखिए डेल्टा N कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, केस स्टडी करिए। केस 1 क्या हो सकता है, जबकि आपको दिया है डेल्टा NG की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। मान लीजिए आपने ली एक रिएक्शन H2 + I2 इज फॉर्मिंग 2HI, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि गैस है कि क्या है। यहाँ पर ये तीनों गैसियस स्टेट में है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने चेंज हो रहे हैं, 2 मोल्स इसके हैं और 1 + 1 2 यहाँ पर है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा NG इक्वल टू 0 है। तो इस स्टेट में क्या होगा, ये टर्म जो है RT टू पावर दिस विल बी इक्वल टू 1, ओके। तो KP इज इक्वल टू KC। इन कंडीशंस में KP KC के इक्वल होता है। दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2 क्या है, अगर आपको दिया है डेल्टा NG पॉजिटिव दिया है, ठीक है, इस केस में क्या होगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने लिया PCl5, ये किस में टूट रहा है, PCl3 + Cl2 में। ऑल आर इन गैसियस स्टेट, सभी यहाँ पर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि N की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है, 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, KP इज इक्वल टू KC
RT, यानी कि हम कह सकते हैं KP जो है वो KC से ज़्यादा है। ओके, अभी देखिए केस नंबर 3 देखते हैं क्या हो सकता है। जब डेल्टा NG निगेटिव है, इन दैट कंडीशन, निगेटिव कम हो सकता है। आप देखिए कुछ केसेस निगेटिव के भी आपको मिल जाएंगे। याद कीजिए, आपने अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ी हो, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीनों गैसियस स्टेट में हैं। ओके, ये गैसियस साइन लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 4 मोल्स हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, N की वैल्यू -2 आ रही है। तो आप जब -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, KP = KC एंड RT टू पावर -2, यानी इसको लिख सकते हैं KC एंड 1/RT², यानी कि KP जो है उसकी वैल्यू KC से कम है। ठीक है, अभी एक और स्पेसिफिक कंडीशन है, चौथा केस और है, वो क्या है, केस नंबर 4, स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, जबकि आपको ये दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो = 1/R है, ऐसी कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप इसको पुट करिए यहाँ पर वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, KP = KC। तो ये 4 केसेस हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। ओके, अभी देखिए एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो इसका है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में। हमें पता लगाना है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाएगा, तो देखिए आपको पता है K = क्या होता है, KF/KB, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ओके, अभी कोई भी रिएक्शन चल रही है, A चेंज हो रहा है B में। ओके, अभी हमें पता है KF की वैल्यू ज़्यादा है। आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर KF की वैल्यू ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, मतलब KF की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, इसकी अपेक्षा अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, मतलब हमारी KB की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जब भी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो K की वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू ज़्यादा है अगर, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो K की वैल्यू कम हो रही है। अगर हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो K की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। ओके, तो अब इसको एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप देखिए एक एग्जांपल आपको दिया है, 2XO गैसियस स्टेट में है, इसको आपने चेंज किया X2, ये भी गैसियस स्टेट में है, प्लस O2, ये भी गैसियस स्टेट में है। ओके, दूसरा है 2XO2 गैसियस स्टेट में है और ये चेंज हो रहा है किस में, X2 गैसियस स्टेट प्लस 2O2 गैसियस स्टेट। अब देखिए इनके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं क्वेश्चंस बहुत सारे आपको कराऊंगी भी, पर ये क्रैश कोर्स है इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लेना चाह रही हूँ। पहले आपकी थ्योरी क्लियर हो और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इस तरीके से। अब आप देखिए आपको 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं, आपको 2 रिएक्शंस दी हुई हैं। अब आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो इसमें क्या है, K1, इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है। तो जिस केस में वैल्यू कम है आप ये कह सकते हैं K1 इज़ ग्रेटर देन K2, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ XO2 ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू XO। होगी कि नहीं होगी, मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट की वैल्यू अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर K की वैल्यू कम होगी, और K की वैल्यू कम कहाँ पर है, इस केस में K की वैल्यू कम है, तो यानी कि रिएक्टेंट इस केस का, यानी ये वाला रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रिएक्टेंट के केस में रेसिप्रोकल होता है, और अगर प्रोडक्ट का केस दिया है तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे बोथ द थिंग्स। ओके, ये चीज़ क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। हमने वॉन्ट्सएप इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्या होती है, log K2/K1 इज इक्वल टू del H0/2.303 R।
1/T1 माइनस 1/T2। ओके, तो जब भी T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर T2 हायर है इसके कंपेरिजन में, तो ये जो टर्म है ये हमारी 0 से ज़्यादा होगी। ये चीज़ क्लियर है। तो अभी पहले देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब हम कह सकते हैं डेल एच जो है यहाँ पर वो कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, डेल एच पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी की अपेक्षा ज़्यादा है। ओके, अगर ऐसी रिएक्शंस में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब T2 अगर हमारा T1 से ज़्यादा है तो उन रिएक्शंस में क्या होगा, K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, यानी कि जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरी टाइप की रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इवॉल्व क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स की अपेक्षा कम है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो T2 की वैल्यू है वो T1 की तुलना में कम है। ओके, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, K1 इज़ ग्रेटर देन K2, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, अभी दूसरा फैक्टर जो आता है, हम किस तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इजी है। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप इसको कवर कर रहे हैं तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन हो रही है A to B, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट हम कैसे दे रहे हैं, Kc से। ओके, अभी हमने दूसरी रिएक्शन दी B to A, तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा K, वो किसके बराबर होगा, 1/Kc। यानी कि अगर रिएक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हमको क्या कर देना है, उसका हमें रेसिप्रोकल ले लेना है। ओके, तीसरा टाइप, अगर रिएक्शन कई स्टेप्स में हो रही है, मान लीजिए एक रिएक्शन A to B हो रही है। ओके, दूसरी रिएक्शन हो रही है C to D। ओके, दो रिएक्शंस हो रही हैं। अभी हमने इसके लिए रेट कांस्टेंट था K1, इसके लिए था रेट कांस्टेंट K2। ओके, अभी हमने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, A + C = B + T, ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे? नहीं, रेट कांस्टेंट जुड़ नहीं जाएंगे। एक्चुअली में जो रेट कांस्टेंट होगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। यानी कभी भी जब दो रिएक्शंस ऐड होती हैं तो उनके रेट कांस्टेंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको दिया है 2NO2 इज चेंजिंग टू N2 + 2O2। ओके, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट मिलेगा हमें वो किससे मिलेगा, N2 का एक्टिव मास O2 का एक्टिव मास स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO2 का एक्टिव मास का स्क्वायर। ओके, इससे ही मिलेगा। अभी हमने दूसरी रिएक्शन लिखी, हमने इस रिएक्शन को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। ठीक है, तो हमें जो नई रिएक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है, NO2 इज गिविंग अस ½ N2 + O2। अब इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, N2 to power ½ O2 कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय NO2 की कंसनट्रेशन। ओके, यही होगा ना। तो अब आप इन दोनों से देखकर एक चीज़ बता सकते हैं, क्या इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि Kc = Kc' स्क्वायर। ओके, ये रिलेशनशिप होता है। अभी इसी तरीके से हम इसे डबल कर देते हैं। ये जो रिएक्शन लिया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4NO2 इज चेंजिंग टू 2N2 + 4O2। अब इस कंडीशन में जो हमें मिल रहा है Kc', उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N2² O2 to power 4 डिवाइडेड बाई NO2 to power 4। ओके, अब इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके बराबर ही हो जाएगा। तो यानी Kc"
इज इक्वल टू के सी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम किसी भी रिएक्शन को अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू होगी, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिलेगा वो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n के बराबर होगा। ये जो बेसिक बात है ये हमें इससे पता चलती है। ओके, अगर हम रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको n की पावर लेनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब नया नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे DOD भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के प्रेजेंट हैं उनका वो हिस्सा जो कि डिसोशिएट हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स A हैं, A मॉलिक्यूल्स ओरिजिनली प्रेजेंट थे और इनमें से क्या हुआ? X मोल डिसोशिएट हो गए, तो X अपॉन A जो ये वैल्यू है इसे हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे अल्फ़ा से शो करते हैं। अगर हमें वैल्यू इसकी परसेंटेज में निकालनी है, परसेंटेज अल्फ़ा निकालना है, तो इससे क्या करेंगे? X अपॉन A इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल आएगा। ओके, अभी देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन दी है, A जो है वो B में चेंज हो रहा है। इसको बेसिकली थोड़ा आपको डिटेल में समझना होगा। मान लीजिए आपने शुरुआत में से लिया, इसके A मोल्स लिए, ठीक है, इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। T टाइम हुआ, T टाइम बाद क्या हुआ? इसके X मोल्स डिसोशिएट हो गए। ओके, यहाँ पर भी देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? A माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर जितना भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे इस x को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 रहेगा। ओके, तो ये A माइनस एक्स हुआ और ये कितना हुआ? x हुआ। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A कितनी हो जाएगी? कितने मोल्स डिसोशिएट हुए? x, उसको टोटल मोल से डिवाइड कीजिए A, ये क्या होगा? इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हमें दिया है 2A इज चेंजिंग टू B। ओके, 2 मोल्स ऑफ A इज चेंजिंग टू B। अभी इसके कितने मोल्स आपने लिए थे? A, यहाँ पर कितने थे? 0। आफ्टर टाइम T इसके कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए? X। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है तो ये 1x रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप? 2 से, 2x, ये आ गया। ठीक है, ये कितना है? T टाइम बाद जो मात्रा बची है वो है। ओके, ये X मोल इसके डिसोशिएट हो चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितनी आएगी? अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने मोल्स डिसोशिएट हुए? 2x अपॉन A। ओके, इसी तरीके से अभी मान लीजिए आपको दिया है 2A प्लस 3B इज चेंजिंग टू C। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो इनको इस तरीके से आपको शो करना है। ओके, तभी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A मोल इसके थे, B मोल इसके थे, यहाँ पर 0 थे, तो यहाँ पर कितने बने? X मोल इसके बने। ओके, यहाँ पर कितने डिसोशिएट हुए? A माइनस 2x। इसके कितने हुए? B में से आपको माइनस करना है। ठीक है, B माइनस 3 इंटू एक्स। ओके, ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी? 2x अपॉन A, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी? 3x अपॉन B। तो क्लियर है यहाँ तक? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको एक्चुअली में अप्लाई कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस करने को आएंगे उनमें आपको क्या Kc निकालना होगा या Kp निकालना होगा या अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, आप पहले देखिए। जबकि डेल Ng की वैल्यू 0 होती है उन केसेस में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपने लिया H2 प्लस I2 इज चेंजिंग टू HI। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग अलग वीडियो में देखिएगा, मैं आपको दूसरे वीडियोस बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड, उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी कराने हैं, पर यहाँ पर आप देखिए बेसिक एग्जाम्पल्स। तीनों गैसियस स्टेट में, याद रखिएगा तीनों गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो देखिए इनिशियल का स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन है A, इसकी है B, और यहाँ पर कंसंट्रेशन है 0। ठीक है, अभी क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम T इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? A माइनस एक्स, इसकी हो जाएगी B माइनस एक्स, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं? Kc निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसका एक्टिव मास चाहिए, V से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा? 2x अपॉन V का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन V, B माइनस एक्स अपॉन V।
तो यहाँ पर v से v कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा 4x² अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ओके, ठीक है। अभी इसी तरीके से आपको Kp की वैल्यू निकालनी है। तो Kp के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर टर्म्स चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्विलिब्रियम स्टेट पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ये दिए हुए थे इक्विलिब्रियम स्टेट में, इन्हें प्लस कर लीजिए आप, a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, a प्लस बी। ओके, अभी आप निकालते हैं पहले किसका पार्शियल प्रेशर, H2 का। तो कितना आएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी टाइम्स p। ओके, इसी तरीके से आपने आयोडीन का निकाला, कितना आएगा, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी टाइम्स p। इसी तरीके से आपने निकाला किसका, HI का, कितना आएगा यहाँ पर 2x अपॉन a प्लस बी टाइम्स p। ओके, अब आप यहाँ से Kp निकाल सकते हैं, Kp निकालिए, कितना आएगा 2x अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर p अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी टाइम्स p एंड b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी टाइम्स p। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी आपस में, a प्लस बी भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4x² अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Kp किसके बराबर है, Kc के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था डेल एन जी जो वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज कितना हो रहा है, 0 के बराबर है, यानी दोनों नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है, इसलिए Kp की वैल्यू Kc के बराबर है। इसी टाइप से आप डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस ले सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, और वहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रेशर टर्म्स मिल जाएंगी, वो निकलेंगी इसमें। ठीक है, तो सेम टाइप से आपको ड्राइव करना है अलग अलग इक्वेशंस के लिए, इसे मैं आपको न्यूमेरिकल से और करके बताऊंगी। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको हेट्रोजीनस सिस्टम दिया है, सपोज आपको एक सिस्टम दिया है CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, ये किस में चेंज हो रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में। इस टाइप के सिस्टम्स आपको दिए हेट्रोजीनस सिस्टम्स। देखिए, तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हेट्रोजीनस सिस्टम दिए होते हैं तो जो सॉलिड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, इनके एक्टिव मासेस हम 1 के बराबर लेते हैं, इनका मासेस यूनिटी होता है। तो इन्हें हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, हमें सिर्फ किसका मास देखना होता है, एक्टिव मास, सिर्फ गैसियस स्टेट का देखना होता है। तो इस केस में Kp जो है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको लिक्विड्स दिए हैं तो आपको लिक्विड्स का भी नहीं लेना है एक्टिव मास, क्योंकि वो भी यूनिटी के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको बेसिक याद रखनी है। ठीक है, तो आपको बाकी सारे इसी तरह से निकालने हैं। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। ओके, अब जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्या है, इफ़ द सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, देन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन सच ए वेज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। मान लीजिए कोई भी स्टेट है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ठीक है, अभी इसमें हम जरा सा भी कंसंट्रेशन में या प्रेशर में या टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस दिशा में शिफ्ट होता है जिस दिशा में इस इफेक्ट को चेंज कर सके। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में उस प्रेशर के इफेक्ट को कम कर सके। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उस दिशा में जाएगा जहाँ पर इस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को वो कम कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। मान लीजिए आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये रिएक्शन हो रही थी, आपने यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम की स्टेट में दी, जो स्टेट थी यहाँ पर इक्विलिब्रियम की थी, आपने यहाँ पर रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ा दी। अब ये उस दिशा में जाना चाहेगा इक्विलिब्रियम जिस दिशा में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर सके। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कैसे हो सकती है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बी की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में हो गया। अब हमें प्रोडक्ट को कम करना है तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। ओके, क्लियर है। अभी दूसरा इफेक्ट देखते हैं, प्रेशर का इफेक्ट। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे।
अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन उस दिशा में चलेगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के इफेक्ट को कम कर सके। मान लीजिए कोई रिएक्शन है PCl5 इज चेंजिंग टू PCl3 प्लस Cl2, ओके। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अभी आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो रिएक्शन उस दिशा में बढ़ेगी जहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स को कम कर सके। यानी यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, ठीक है। अभी इसी तरीके से कोई और रिएक्शन हो जिसमें यहाँ पर रिएक्टेंट के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट के कितने हैं, 1 हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप प्रेशर बढ़ाइए तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाया आपने, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, तो रिएक्शन उस दिशा में चलेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को कम कर सके, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। क्लियर है। चलिए अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन उस दिशा में चलेगी जहाँ पर ये जो बढ़ी हुई हीट है उसको एडजस्ट कर सके, उसको कम कर सके। मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट दी जा रही है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट्स जो है उस एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, यानी कि सिस्टम की जो एनर्जी है, सिस्टम की जो हीट है वो कम हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। सिमिलरली अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व होगी तो मतलब सिस्टम क्या हो रहा है, हीटेड हो रहा है। अगर हम उसको वापस हीट देने लगेंगे तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। क्यों, जिससे जो हीट है उसको कम किया जा सके, ओके। इसी तरीके से एक और इफेक्ट होता है इनर्ट गैस। अगर हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस कौन सी है, जो कि सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए ये रिएक्शन कर रही हैं, इसके अलावा कोई हम ऐसी गैस ऐड कर देते हैं जो कि इन सब से केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही है, उसे हम कहेंगे इनर्ट गैस। तो हमने सिस्टम में इनर्ट गैस ऐड करी तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमने लिया है प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ गैसेस प्रेजेंट थी, ए प्रेजेंट थी, बी प्रेजेंट थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर प्रेशर था, इसका समझिए P प्रेशर था, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर प्रेशर पर हमने एक और इनर्ट गैस भी ऐड कर दी। अब इस इनर्ट गैस का कुछ पर्टिकुलर प्रेशर रहा होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, P माइनस इस इनर्ट गैस का जो प्रेशर है वो हो जाएगा। यानी कि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गए, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलने लगेगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकें। क्लियर है ये चीज़। अभी देखिए एक आप सिस्टम देखिए, आइस वाटर का सिस्टम है, आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेट है। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। यहाँ पर क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और दूसरी बात क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। जब आइस वाटर में चेंज हो रही है तो वॉल्यूम में एक डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया था, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ज़्यादा आइस वाटर में मेल्ट होगी। सिमिलरली अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहाँ पर इस प्रेशर को, जो ये प्रेशर बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ मोल्स जो बढ़ रहे हैं, इसके अमाउंट को कम कर सके, ओके। दूसरा प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी गैसेस की बढ़ती जाती है। कब बढ़ती है, उन गैसेस के केस में जहाँ पर गैसेस के डिसॉल्यूशन से, मतलब आपने किसी गैस को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी ये केस है कि किसी भी गैस को आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो उन केसेस में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज होगी। तो ये थे क्या कुछ एग्जांपल्स लीज-एटेडियर्स प्रिंसिपल के, और बाकी का बेसिक्स मैंने आपको सारा ही इस वीडियो में समझा दिया है। अभी बचे हैं इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही छोटे टाइम में मैंने आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।